साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चर्चा का विषय है सीए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे कंटेंट्स को लाइक और शेयर करें। आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सीए के ऊपर 237 पेटिशंस की सुनवाई हुई थी और उसमें मुख्यतः उन लोगों की डिमांड थी कि सीए के ऊपर रोक लगाई जाए। सीए के ऊपर रोक लगाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन एक अजीब सी बात हुई है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा इन पेटिशंस के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देने के लिए। क्योंकि 237 पेटिशन हैं तो इनके लिए जवाब देना भी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आप ये देखिए कि 4 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार नहीं था। कहते हम तुम्हें 2 हफ्ते का टाइम देंगे। फिर ज़्यादा ही हुज्जत हुई तो उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिया और 9 अप्रैल की तारीख फिक्स कर दी कि 8 अप्रैल तक आप अपना जवाब दे दीजिए। अब इस केस के बारे में थोड़ा सी पीछे चलते हैं। 9 जनवरी 2020 को करीब 143 पेटिशंस लगी थी। तब चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उस वक्त भी स्टे करने से मना कर दिया था कि हम सीए के कानून को स्टे नहीं करेंगे। उसके बाद 22 जनवरी 20 को उसी पीठ ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस विषय पे फैसला करने के लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। अब एससी की जो ये डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन आज मान लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो होनी चाहिए थी वो 5 जजों की संविधान पीठ को करनी चाहिए थी। जबकि पीठ में कौन बैठे? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। यानी कि जो जज पिछले हियरिंग में स्टे देने के लिए मना कर रहे थे, संजीव खन्ना जी, उनको आज की पीठ में शामिल नहीं किया गया। ये एक गलत बात है। जब एक जज हियरिंग कर चुका है तो आप उसी को लीजिए उसके अंदर, पीठ के अंदर, लेकिन उनको नहीं लिया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया और कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह बिलखते रहे कि जी अगर इस दौरान सुनवाई के पहले कोई अगर किसी को सिटीजनशिप दे दी गई तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं हूँ ना, मतलब इतना बड़ा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक तरह से स्टे कर दिया ना कि किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग तो एक कॉमन मैन की दृष्टि में यही निकलता है कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं सुनवाई करूँगा उसकी। कपिल सिब्बल ने एक आर्गूमेंट और भी दिया कि जी 4 साल लगा दिए सरकार ने इस रूल्स को नोटिफाई करने में, जबकि ये रूल्स नोटिफाई होने के लिए 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने में नोटिफाई कर देना चाहिए। अब सवाल इस चीज़ का उठता है, बड़ा कॉमन सा सवाल है साहब, कि कपिल सिब्बल आपसे कह रहा है कि जी गवर्नमेंट ने 4 साल लगा दिए। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कहता, क्यों नहीं पूछता कि आपने 4 साल तक हियरिंग क्यों नहीं की? आप 4 साल से मामले को क्यों लटकाए बैठे हैं? जब 2020 में स्टे देने से मना कर दिया और उस वक्त भी 4 हफ्ते का टाइम दिया था। आप तो अब मेरे ऑब्जेक्शन के ऊपर कह देंगे जी सरकार ने जवाब नहीं दिया।
अरे सरकार ने जवाब नहीं दिया तो आपको सरकार से जवाब मांगना चाहिए था कि आप तुरंत जवाब दीजिए, हमको हियरिंग करनी है, हमको फैसला करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ये बड़ी अचंभे वाली बात है और नागवार गुजरने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे चलेगा? फिर आपको सबसे पहले एक चीज़ का फैसला ये करना चाहिए कि केरल सरकार और उस वक्त की तत्कालीन राजस्थान सरकार ने सीए के कानून को चुनौती दी थी। क्या कोई राज्य सरकार संसद के पास किए गए कानून को चुनौती दे सकती है? क्या उसका काम नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है कि उस संसद ने जो कानून पास किया उसको लागू करे? वो आपको पहले इस चीज़ का फैसला करना चाहिए कि राज्य सरकार क्या सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ पिटीशन फाइल भी कर सकती है, नहीं कर सकती है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट किया गया कि ये तो सीए जो कानून है ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग शुरू करने से पहले इसका सवाल उठाना चाहिए पेटिशनर्स के सामने कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे है ये, पहले आप इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिए। अगर मुसलमानों के खिलाफ कोर्ट को लगता है नहीं है तो आप पेटिशन को रद्द कर दीजिए। चाहे जब 2020 में चीफ जस्टिस बोबडे ने हियरिंग की थी उस वक्त 143 पेटिशन थी, आज 237 पेटिशन है। फिर चीफ जस्टिस ने इतना जरूर पूछा कि जी 237 पेटिशनर्स के लिए लीड आर्गूमेंट कौन करेगा? 237 लोगों के तो वकील हम नहीं सुन सकते। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि लीड आर्गूमेंट मैं करूंगा। अब लीड आर्गूमेंट अगर कपिल सिब्बल करेगा तो उसको 237 पेटिशनर्स को अथॉरिटी भी तो देनी चाहिए ना, जबकि ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया, कहीं रिपोर्टिंग में नहीं आया कि 237 पेटिशनर्स ने सिब्बल को ऑथराइज किया हो कि आप हमारी तरफ से लीड आर्गूमेंट्स रखिए। उसके बाद और बताता हूँ आपको मैं, कांग्रेस के एक बड़े कलाकार नेता है जयराम रमेश, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी भाजपा गवर्नमेंट ये वोटर्स की पोलराइजेशन करने के लिए ये कानून लेके आई है। पोलराइजेशन कैसे? हिंदू वोट अलग, मुसलमान वोट अलग, ये इनका आर्गूमेंट है जी। ये आप अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो आप किसके लिए विरोध कर रहे हैं? ये कहते हुए कि जी मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप भी तो मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन कर रहे हैं। और आपने पोलराइजेशन करने के लिए 75 साल में क्या क्या नहीं किया। आपने पोलराइजेशन करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जिसका आज तक 1973 के बाद एक बार भी ऑडिट नहीं हुआ है। आपने दुनिया भर के रोहिंग्यास को हिंदुस्तान में इकट्ठा कर लिया, जम्मू जैसे प्रदेश में जाके उनको बसा दिया। और हिंदुस्तान का मेरा ख्याल है कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ रोहिंग्या नहीं बसते हैं। जहाँ बांग्लादेशी आपने इतने बसा दिए वहाँ पूरे देश के अंदर कि आम लोगों का तो रहना मुश्किल हो गया है। आप पोलराइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं? आप आज ही खबर है जी, हनुमान चालीसा पढ़ने पे बंगलौर में एक व्यक्ति को आपने मार पीट के भगा दिया, उसको दबा के पिटाई कर दी उसकी, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं वहाँ पे असेंबली के अंदर, असेंबली के प्रांगण में। तो आप तो पोलराइजेशन कर, आपने शाहबानो के केस में पोलराइजेशन तो किया था और क्या किया था? आपको अपना पोलराइजेशन तो याद नहीं रहता। आप अपने पोलराइजेशन के लिए महात्मा गांधी की हत्या में आज तक आरएसएस को दोष देते रहे। आरएसएस ने मरवा दिया, आरएसएस ने मरवा दिया। कैसे मरवा दिया? किस लिए? आपको मुसलमानों के वोट मिलते हैं इससे। आप पोलराइजेशन करने के लिए हमेशा इजराइल का विरोध करते रहे ताकि हिंदुस्तान का मुसलमान खुश रहे। ये कहाँ का तरीका है जी? इसलिए ये इन टोटलिटी ये देखा जाए तो अपोजिशन जो है उसके पास ये मुद्दा, बात ये है कि ये कहते हैं कि पोलराइजेशन, मैंने एक खबर पढ़ी थी, मेरा ख्याल है ये न्यूज़ 18 की खबर थी कि अभी तक जो 2014 तक के लोग इन तीनों देशों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आए, उनकी संख्या करीब 20 लाख है।
20 लाख लोग अगर वोटर बन गए तो आपके लिए पोलराइजेशन हो गया, और आपने 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा दिए यहाँ पर, उनसे पोलराइजेशन नहीं हो रहा। वो तो आपके लिए वोट देने के लिए, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, वो वहाँ से आते हैं वोट देने के लिए। पोलराइजेशन ये होता है। तो ये जो आज की कार्रवाई हुई है, मेरा इसके अंदर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ये है कि आप सरकार को 4 हफ्ते का टाइम नहीं देना चाहते, लेकिन 4 साल तक एक पेटिशन को आप पेंडिंग रखना चाहते हैं। ये कोर्ट ऐसे चलेगा क्या? ये उचित नहीं है, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं पूछता हूँ, 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट में थे ना, 2017 में 6 टॉप वकील, बड़े बड़े वकीलों को 2 भिखारी जैसे लगने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने कैसे हायर कर लिया? उनको डिपोर्ट करने के लिए जो सरकार ने जो कहा कि ये लोग, हम इनको रिफ्यूजी नहीं मानते, उसके लिए 6 वकील, कपिल सिब्बल, नारीमन, और मेरे को तो पूरे नाम भी याद नहीं है, ये कांग्रेस के उस वक्त अश्विनी कुमार होते थे, हैं? ये 6 वकील बड़े बड़े जो लाखों रुपए की रोज़ की फीस लेते हैं, वो एक भिखारी जैसे दिखने वाले रोहिंग्या मुसलमान कैसे हायर कर लिए जी? आपने वो केस आज तक पेंडिंग रखा हुआ है 2017 से, यानी कि 7 साल हो गए, आप उसकी हियरिंग नहीं करना चाहते। आप सोच लीजिए। मैं जनता से बोलना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं से बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जो रोहिंग्या उस वक्त कहे गए थे 40,000 हैं, पता नहीं कितने लाखों में हैं जी वो 40,000 आज मल्टीप्लाई कितने हो गए होंगे 7 साल में? आप इमेजिन कर लीजिए। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप कहते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में मैंने पढ़ा था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्यास को आप बाहर निकालिए, लेकिन नियम कायदे के अनुसार निकालिए। क्या बात है जी? बाहर निकालो तो उनको नियम कायदे के अनुसार निकालो, और घुस जाएं वो बिना नियम कायदे के? ऐसा कैसे संभव है जी? अगर वो बिना नियम कायदे के घुस के आए हैं, घुसपैठिए हैं, तो उनको कोई कानून की कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर मानने के लिए। आप तो पता नहीं कितनी पेटिशन्स लग चुकी हैं उसके लिए, और आप हर बार सरकार को उलझा देते हैं और टांग अड़ाते हैं उसके अंदर। ये देश को बर्बाद करने के एक तरह से तरीका है ये। आज सीए के ऊपर जो बवेला मचाया हुआ है और आप उसको सुनवाई कर रहे हैं, ये तो गलत चीज़ हो गई ना। हिंदू पूरे विश्व में अगर कहीं प्रताड़ित होगा तो उसके लिए केवल एक ही घर है, वो है भारतवर्ष। भारत में ही आके रह सकता है वो, और कहीं नहीं रह सकता। जबकि मुस्लिमों के लिए पूरे देश में 57 तो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको फिर भी यहाँ रखना चाहते हैं। ये मतलब ये बड़ी हास्यास्पद चीज़ है। और इन चीज़ों के ऊपर कपिल सिब्बल का कोई इरादा नहीं बात करने का। ये बड़े, आप देखिए, इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, ये लोग, प्रशांत भूषण, ये जितने भी केसेस के अंदर लगे होते हैं, ये एक तरह से चांडाल चौकड़ी सी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, काम हो जाता है, टट 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 टट। तो अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए। अगर सरकार कह रही है हमें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो आप उनको टाइम दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ के अंदर ये दिखाई देने लगे कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ पक्षपातपूर्ण बर्ताव कर रहा है। बस मुझे इतना ही कहना है, और मैं इसलिए आपके सामने ये विषय उठाना चाहता था, जिससे कि आप लोग थोड़े जागरूक रहें और ये जानकारी रखें कि कोर्ट में होता क्या है। मेरा कोई इरादा कोर्ट की अवमानना करने का नहीं है, मैं केवल उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कमेंट करता हूँ, और एक साधारण मानव जो कमेंट कर सकता है वो करता हूँ मैं। लीगल से मेरे को कोई मतलब नहीं है जी। मैं तो केवल सिंपल सी बात जानना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी, आपने क्यों नहीं बनाई?
आप हियरिंग कैसे कर सकते हैं उसकी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को सुनने के लिए, और इसको वीडियो को पूरा सुनिए और लोगों को शेयर कीजिए ज़रूर, ताकि लोग जितने जागरूक हो सके उतना अच्छा है। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।